ओपनिंग बैट्समैन के रूप में भारत के लिए खेलते हुए चेतन चौहान ने मैदान में तो अपने जलवे दिखाए ही, अब राजनीति में दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खेल मंत्री बन चुके चेतन चौहान आखिर खेलों के लिए क्या करने जा रहे हैं, आज बेबाक में हम उनसे बातचीत करेंगे। चेतन जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। खेल मंत्री बनने के बाद आपने क्या ऐसे एजेंडे डिसाइड किए हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश में खेलों का भला हो? देखिए, अभी तो वैसे तो जल्दी है, जो विभाग है उसके बारे में मैं जानकारी निकाल रहा हूँ कि अभी तक क्या योजनाएं हैं, क्या चल रहा है और क्या चलता रहा है, और उसके बाद एक बार जरा मेरे को पूरी जानकारी आ जाए, उसके बाद फिर मैं जो मेरा अनुभव है, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहा हूँ और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन में दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ करीब 15-16 साल, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, तो दोनों अनुभव है। उसके हिसाब से फिर मैं जानूंगा कि करना आगे क्या करना है और मेरे दिमाग क्या है, मेरे दिमाग में क्या चीज़ें, और जो अनुभव के हिसाब से मैं फिर दिशा दूंगा। लेकिन 3-4 चीज़ें मैंने बिल्कुल कर दी हैं। और सबसे पहली बात यह है कि अनुशासन, यानी लोग, जो कोच है 7 बजे आना है तो 7 बजे ही आएगा, ड्यूटी पे आएगा। दूसरी बात ये होगा कि जिला क्रीड़ा अधिकारी जो हैं वो घर में नहीं बैठेंगे, दफ्तर में नहीं बैठेंगे, वो लगातार मैदानों पे पहुंचेंगे, देखेंगे कि बच्चों की प्रैक्टिस बराबर हो रही है नहीं, बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। और कोच जो है वो बैठकर कोचिंग कर रहा है, और निर्देश कोचों को ये है कि वो खड़े होंगे, मैदान में जाएंगे और बच्चों को सिखाएंगे। ये नहीं कि खाली बच्चे आ गए शाम को और एक्टिविटी चल रही है, अपने आए, नेट प्रैक्टिस हुई या प्रैक्टिस हुई, चले गए, नहीं। वहाँ जो कोच होगा वो रहेगा, मैदान में रहेगा, खड़ा रहेगा और बच्चों को सिखाएगा। ये व्यवस्था मैं करवाई है। जिला क्रीड़ा अधिकारी जो हैं उनसे ये कहा गया है कि उन्होंने एक टूर्नामेंट शहर में कराना है और एक टूर्नामेंट, एक प्रतियोगिता जो भी वो मुनासिब समझते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा खेल जो हैं कोई बड़ा गांव चिन्हित कर लें या एक छोटा छोटा शहर चिन्हित कर लें, वहाँ पर खेलों का आयोजन हो, जिससे हमारे जो प्रतिभाएं हैं खेलों की, जो गांव में जुड़ी हुई हैं, उनको मौका मिले, उनमें रुचि हो। मैं खेल का वातावरण बनाना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि खेल को जो है जो महत्व देना चाहिए वो बिल्कुल महत्व दिया नहीं गया है, पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। दूसरा, यहाँ पर जो मैं आलोचना आसानी से करता नहीं हूँ, लेकिन जो यहाँ पर विषमता है वो ये है कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर तो बना दिए गए हैं, लेकिन खिलाड़ियों को जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है ज़मीन पर, उसकी व्यवस्था नहीं हुई है। मेरा काम है वो व्यवस्थाओं का आयोजन करना, वो व्यवस्था और वो सुविधाएं जो है खिलाड़ियों को दिलाना। ये मैं समझता हूँ सबसे अहम काम में मानूंगा। चेतन जी, आपने जब से कार्यभार संभाला है, बहुत जगह गए होंगे, आपने देखा होगा, चेक किया होगा, मैदान की हालत देखी होगी, कोचों से बात की होगी आपने, खिलाड़ियों से बात की होगी आपने, बहुत सारी समस्याओं का आपको अंबार मिला होगा, मैं समझता हूँ। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि पहली ऐसी कौन सी समस्या है जो कि सबसे बड़ी है, अगर हम उसको ठीक करेंगे तो शायद उत्तर प्रदेश में खेलों का विकास तेजी के साथ हो? देखिए, यहाँ जो चल रहा है, खेल विभाग चल रहा है, ये राम भरोसे चल रहा है। और यहाँ पे जैसा मैंने कहा भी कि जो महत्व देना चाहिए खेलों का, वो महत्व ही नहीं दिया गया है। खेल का कोई वातावरण ही नहीं है, खेलों की कोई पहचान ही नहीं है, खिलाड़ियों की विचारों की कोई पहचान ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है कि एक वातावरण बने और खिलाड़ियों को उनकी जो समस्याएं, मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, तो जो समस्याएं खिलाड़ी की होती है, जो सुविधाओं की आवश्यकता होती है और जो उसको करना है और किस दौर से गुजरता है, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या कठिनाइयाँ खिलाड़ी की होती हैं वो अच्छी तरह से, तो वो कठिनाई दूरी करने, और खिलाड़ी को 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। सबसे पहला खेलने का स्थान, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और दूसरा सामग्री चाहिए उसको। ये 2 चीज़ें उपलब्ध कराना, ये मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही मैं करने जा रहा हूँ। चेतन जी, आपने उस दौर में देखा होगा सिलेक्शन प्रोसेस कितना कठिन होता था, है? आदमी के दिल की धड़कन बढ़ जाती थी कि आज मेरा सिलेक्शन होने वाला है, जो चयन करता होगा वो कैसा होगा, मैं कैसा रिप्रेजेंट करूंगा अपने आप को। हाँ। आपको क्या लगता है कि जो प्रक्रियाएं हैं यहाँ पे जो चल रही हैं, जैसे अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, आपकी प्रमुख सचिव खेल थी अनीता भटनागर जैन, करोड़ों रुपए खर्च करके ओलंपिक में गई, कोई मेडल आप उत्तर प्रदेश नहीं लेके आ पाया, लेकिन जो नौकरशाही का जो काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शनेबल है, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में शक पैदा करता है। ये कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो अधिकार उन्हीं के हाथ में है, नौकरशाही के हाथ में है।
नौकरशाही के हाथ में नहीं, जो है वो हमारे काम करने वाले होते हैं, वो मेरा सहयोग करने वाले, निर्णय मुझे ही लेने, मैं क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है। उनका तो चलता रहता है, वो तो चलते ही रहेंगे, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। अब मेरा काम है काम करना, और मैं काम करूँगा, मैं काम करूँगा और मैं काम लूँगा। यानी चेतन चौहान अब दबाव में आने वाले नहीं, मैं तो दबाव में आता ही नहीं हूँ, किसी के दबाव में मैं आज तक कभी आया ही नहीं। हाँ, मैं तो देवी माँ का भक्त हूँ, मैं उसी से डरता हूँ, भगवान से डरता हूँ, और मैं किसी से डरता ही नहीं है। मैं तो अपना काम करता हूँ ईमानदारी। देवता हैं जो चला रहे थे अभी तक सरकार, वो उनका कैसे इलाज करेंगे आप? देखिए, वो इलाज हो जाएगा उनका अपने आप। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ आप ठीक हैं तो सब ठीक है, आप गलत हैं तो फिर गलत हो जाता है। जब मैं ही सही रहूंगा तो अपने आप लोग काम करेंगे। मेरी जो अधिकारियों से भेंट हो रही है और बात हो रही है, इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, लाउड एंड क्लियर, सबको पता है कि मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, जमीन पे काम चाहिए। हाँ, और सब लोग काम करेंगे। मैंने जिला क्रीड़ाधिकारी और मंडलीय क्रीड़ाधिकारी उनकी बैठक बुलाई थी 2 हफ्ता पहले, बिल्कुल क्लियर मैंने कर दिया है कि आप लोग आओगे, मैं आपसे काम लूँगा, और समझ जाइएगा, आप पिछले का काल भूल जाइए। मुझे रिपोर्टिंग चाहिए, मुझे आपकी रिपोर्ट चाहिए हर महीने के महीने, मुझे हर बच्चे की रिपोर्ट चाहिए। आप संक्षिप्त रिपोर्ट बना कर देंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है, प्रोग्रेस स्कूलों में प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है पढ़ाई में, उसी तरह की खिलाड़ियों की भी मेरे को प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉलेज हो, स्पोर्ट्स हॉस्टल है। स्पोर्ट्स हॉस्टल के अभी तक चयन नहीं हुआ है, मैंने चयन की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी है कि आइएगा, नई तरह से चयन हो और खिलाड़ी जो हैं वो अपने अपने स्पोर्ट्स हॉस्टल में जाएं। फिर आ जाता है बात चयन की, आपने बात कभी थोड़े दिन, मैं व्यवस्था ऐसी कराऊंगा कि जो योग्य हैं, जो पात्र हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, उनका ही सिलेक्शन हो। वो मेरे दिमाग में बात चल रही है कि मैं कैसे व्यवस्था कराऊं। चयन सही होना चाहिए। मैं बहुत जल्दी ही जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, उनकी मीटिंग बुलाने वाला हूं, क्योंकि आखिर में पैसा जो है वो सरकार ही देती है इनको, ये खेलों का आयोजन कराने के लिए। टीमें जो बाहर जाती हैं और जो खिलाड़ियों का जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट भी नहीं, टीमें जो सिलेक्शन, टीमों का सिलेक्शन, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉलेज में बच्चे हों, चाहे वो स्पोर्ट्स हॉस्टल में हो, या फिर जो अपने अपने जगह जिले के लिए या अपने प्रदेश के लिए खेल रहे हैं, वहाँ पर भी चयन सही हो। उसके लिए मेरे दिमाग में बात चल रही है, मैं कोई ना कोई मजबूत खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी या राज्य के लिए बहुत दिनों तक खिलाड़ी है, उसको सिलेक्शन कमेटी में मैं जरूर रखूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं चेतन जी कि आप जितने भी संघ देखिए, आप कुश्ती संघ हो, बैडमिंटन संघ हो, तीरंदाजी संघ हो, सब में नेताओं का कहीं ना कहीं कब्जा है। और एक ऐसा सवाल है, आप तो क्रिकेट में रहे हैं वहां, हैं? कितनी कठिन परिस्थितियां होती हैं एक खिलाड़ी को चयन होके और अपनी परफॉर्मेंस के साथ जगह बना के रखना, कैसे ये सब चीजों को दूर करेंगे? देखिए होगा, देखिए राजनीति नहीं, सारे मामलों में होने दीजिएगा। देखिए मेरा विजन साफ है, मेरी सोच साफ है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हो, मेरिट वाले बच्चे। तो इनके लिए क्या मेरिट बनाएंगे? ये जो नहीं, इनको करना आ जा रहे हैं, नहीं, कोई बात नहीं है, हर जगह नेता आ जा रहे हैं, आखिर खिलाड़ियों को तो मौका दीजिए ना भाई, जो उस चीज से गुजरा है, जो ये जानता है कि हम कुश्ती में हमें क्या चाहिए, जो ये जानता है कि तीरंदाजी के लिए खिलाड़ी को क्या चाहिए, जो ये जानता है कि हॉकी में खिलाड़ी को हम कैसे आगे बढ़ाएं। भाई उत्तर प्रदेश तो ध्यानचंद और मोहम्मद शाहिद जैसे लोगों, इतने बड़े बड़े लोग, मोहम्मद शाहिद यहाँ के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं सर, तो ऐसे प्लेयर कहाँ चले गए? चेतन चौहान यहाँ के खिलाड़ी रहे हैं जिसको दुनिया जानती है। तो सवाल है कि जो संघ हैं, जिनको चयन करना है, जिनको खेलों को आगे बढ़ाना है, अगर हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो फिर करेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक करेंगे। मैंने जैसा कहा कि थोड़ी बहुत जल्दी ही मैं उनकी भी बैठक करने जा रहा हूँ, मैं एक एक करके जा रहा हूँ। जैसे पहले तो मैं अपना डिपार्टमेंट ठीक करूँ, जैसे मेरे जो जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं वो फील्ड में हैं, काम उन्होंने ही करना है, मुझे काम उनसे ही लेना है। मैंने उनसे बहुत क्लियर कट कहा है, मैंने कहा देखिए कि मुझे आप लोगों से ही काम लेना है, लेकिन आप काम करिएगा, अगर आपने काम नहीं किया फिर मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे जो हाथ में मैं कहीं इधर से उधर भेज दूंगा। अगर मैं अनियमितताएं आपने करी या गबन किया तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है मेरे पास, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर आप कोई इधर से वो मत लेके आइएगा, दबाव मेरे ऊपर मत डालिए, क्योंकि मैं दबाव में नहीं आने वाला हूँ। आप खिलाड़ी रहे हैं और अब राजनीति के खिलाड़ी बन गए, क्या फर्क है दोनों में, राजनीति और खेल का खिलाड़ी और राजनीति का खिलाड़ी? बस हम लोग की जरा एक ही खराब होती है बात, हम लोग स्पष्ट होते हैं, मुखर होते हैं, नहीं सब जगह खेल की वजह से आप यहाँ भी स्पष्ट हैं? बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। जो मुझे लगता है कि ये होना है बिल्कुल होना है,
और हाँ, विचार विमर्श जरूर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही हर चीज़ की जानकारी है मुझको, ऐसा नहीं। यहाँ पर भी नियम वगैरह, जैसे मैंने कहा कि मैं नियम वगैरह देख रहा हूँ, योजनाएं क्या चल रही हैं, यहाँ की नियमावली क्या है, मेरी पावर क्या है, बाकियों की पावर क्या है, ये सबका मैं अध्ययन कर रहा हूँ। और मैं रैश निर्णय कभी नहीं लेता हूँ, हमेशा सोच विचार के। लेकिन ये बात पक्की है, एक बार जब मैं निर्णय ले लेता हूँ फिर मैं उसको आसानी से बदलता नहीं हूँ। यानी ये लोगों को जानने की जरूरत है। भाई चेतन जी कह रहे हैं कि एक बार निर्णय अगर हो गया तो बदलेगा नहीं। नहीं। यानी खिलाड़ी भी खेल के प्रति समर्पित रहें, और जो खिलवाने वाले हैं, कोच हैं, क्रीड़ा अधिकारी हैं, वो भी चेतन जी की बात ध्यान से सुन लें, क्योंकि अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि चेतन जी क्रिकेट के खिलाड़ी होने के साथ साथ अब राजनीति में एकदम मच गए हैं। सर, आप सांसद थे, दिल्ली में काम करते थे, पूरे देश में काम करते थे। राजधानी दिल्ली और देश में काम करने की अपेक्षा प्रदेश में काम करने में क्या फर्क लग रहा है आपको? क्या बदलाव है? देखिए, बदलाव यही है कि उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश को मैं छोटा नहीं मानता हूँ। यदि अगर देश बन जाए उत्तर प्रदेश, तो 6 सबसे बड़ा देश दुनिया में बनेगा। तो ये भी एक देश ही है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर भी जिम्मेदारी है। अब पहले अंतर ये होता ना कि पहले मुझे जब मैं सांसद था तो मैं रिक्वेस्ट करता था लोगों के पास, अलग अलग मंत्रियों के पास, विभागों में जाता था, काम उनसे करवाता था। अब मेरी पावर है, खुद की पावर है, मुझे करना है। अब मुझे दूसरे के पास नहीं जाना है। हाँ, दूसरे विभागों में मुझे जाना चाहिए, दूसरे मंत्रियों के पास जरूर जाना पड़ेगा, उनका भी मुझे सहयोग लेना पड़ेगा। क्योंकि मान लो मैं स्टेडियम बनाता हूँ तो मुझे बिजली भी चाहिए, मुझे पानी भी चाहिए, तो मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट बिल्कुल करूँगा और वो मेरी मदद करेंगे, मैं भी उनकी समीक्षा बैठक हुई है, माननीय मंत्री जी, मेरा दिल बहुत खुश हुआ। क्योंकि मैं सोच रहा था कि लोग जो हैं इसको सोचेंगे चलो आगे लें, लेकिन कल वो मीटिंग लगभग 1.5 घंटा चली है। 1.5 घंटा मेरा विभाग जो है, चाहे खेल विभाग हो या युवा कल्याण विभाग हो, लगभग 1.5 घंटे मीटिंग चली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत रुचि दिखाई है और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे बड़ा कोई प्लेयर है ही नहीं, और यहाँ पर मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा जानकारी आप ही को, आप प्रस्ताव लेके आइएगा, हम पास करेंगे। यानी बहुत बड़ी मुझे जिम्मेदारी उन्होंने दी है, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे चेतन चौहान जी को यानी योगी आदित्यनाथ ने छक्का लगाने की जिम्मेदारी दे दी है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे चेतन चौहान के निजी जिंदगी के बारे में, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भविष्य में हम लोग उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तो होता रहता है, आईपीएल के तर्ज पे कुछ होने जा रहा है, या हॉकी को लेके, बैडमिंटन को लेके, क्रिकेट को लेके, बास्केटबॉल को लेके, कुश्ती को लेके चेतन जी क्या करने वाले हैं। वेलकम बैक। इस बार के बेबाक में हम बात कर रहे हैं क्रिकेटर चेतन चौहान और अब उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री चेतन चौहान साहब से। चौहान साहब, आईपीएल को लेकर बड़ा क्रेज है लोगों में, लोगों को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को भी कुछ करना चाहिए, इतना बड़ा स्टेट है, और आप तो क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट में ही बड़ी जिंदगी आपने गुजारी है, तो आपको क्या लगता है कोई क्रिकेट का ऐसा खेल, एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हम भविष्य के लिए अपनी योजनाएं बनाएं, हम ऐसे खिलाड़ी दें जो भविष्य में ओलंपिक का मेडल लेके आए, एशियाई खेलों में कोई बड़ा नाम करें। मुझे याद है जिस समय हमारी टीम जा रही थी विदेश की यात्रा पे, तो प्रधानमंत्री जी ने सबको इस बात को कहा था और सबको बधाई दी थी अलग से। और कोई अगर जीत के आता है तो खुद व्यक्तिगत उनसे मिलते हैं, उनको शाबाशी देते हैं। तो हम लोग उत्तर प्रदेश से क्या उम्मीद करें आपके खेल मंत्री बनने के बाद? देखिए, ये मैं कहूँगा कि हमारे देश का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को खेल में बहुत रुचि है। पिछले साल मेरी भेंट हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी से, और उन्होंने कहा कि चेतन, हम अंडर 17 फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, टूर्नामेंट करने जा रहे हो, इसमें आप शुरू करिएगा फुटबॉल के लिए। मैं चाहता हूं कि इसका फुटबॉल का जो है प्रचार हो और जो है अच्छी जगह खेली जाए। और उन्होंने कहा कि क्या हम लोग गाँव में कुछ खेलों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो कल मेरी मीटिंग जो थी वो युवा कल्याण विभाग से हुई थी, सारे जिले के मैंने युवा कल्याण अधिकारी बुलाए थे। तो कल मैंने बैठक की उनके साथ और मैंने उनको ये कहा कि मुझे खेलों को जो है गांव तक पहुंचाना है। यो युवा है जिसके अंदर भूख है, जिसके पास आग है, हाँ आग है, टैलेंट है, तो ऐसे लोगों को हमको खोज कर निकालना है। और इसलिए मैं जो युवक मंगल दल हैं, पुरुष युवक मंगल दल और स्त्री मंगल दल जो है, तो इनको मैं जो हूँ, जो निष्क्रिय थे, इनको मैं क्रियाशील बनाना चाहता हूँ कि
गाँव के अंदर भी लोग जो हैं वो कोई ना कोई एक्टिविटी में जुड़ जाएं, खेल में जुड़ जाएं। मेरा जो विचार है, मतलब ये लाउड थिंकिंग है, मैं भी विचार कर रहा हूँ और इसके लिए मैं बजट बनवा रहा हूँ कि मैं हर गांव में शुरुआत कर दूंगा। मैं एक ज़िले के समझ लीजिएगा करीब 100 गांव से करीब शुरुआत हो, हर ज़िले के 100 गांव में चिन्हित करता हूँ और वहाँ से शुरुआत करता हूँ कि मैं उनको वॉलीबॉल का नेट देता हूँ और वॉलीबॉल देता हूँ और वो खेलना शुरू करें बच्चे। और कम से कम मेरा जो विचार है कि 4 गेम तो जरूर खेलें। वॉलीबॉल खेलें, उसमें सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। फुटबॉल खेलें, अंडर 17 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। और उसके साथ कुश्ती, एक हमारे देश में गांव-गांव में प्रचलन था। मैंने खुद गांव में कुश्ती लड़ी है, मैंने खुद अखाड़े में दंड बैठक बेली है। जब मैं गांव में छुट्टियों में जाता था तो मैं वहाँ पे मैं करता था। तो इस प्रकार ये है। फिर बच्चियों के लिए, हमारी जो बच्चियाँ हैं उनके लिए कबड्डी है, खो खो है। ये गेम जो है आसानी से खेले जा सकते हैं। तो ये तो युवा कल्याण के माध्यम से भी खेले जा सकते हैं और खेल मंत्रालय के माध्यम से ज़्यादा। तो ये मैं करना चाहता हूँ। अब हम लोग थोड़ी राजनीति की बात करते हैं, तो खेल की बात हो गई। रोमियो अभियान आपने चलाया, एंटी रोमियो, बेचारे उसमें बहुत सारे ऐसे पकड़ लिए गए जो घूमने जा रहे थे, जो दोस्त थे। तो इससे पूरे आपको लगता है नहीं कि सरकार की छवि को धक्का लगता है? देखिए, कई बार क्या हो जाता है, रूल बनाती है गवर्नमेंट, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं ना, वो जरा वो एस्ट्रे हो जाते हैं, वो भटक जाते हैं, वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कई बार दुरुपयोग करते हैं। हाँ। मैं ज़्यादा करके मैं ऐसी आलोचना करता नहीं हूँ, लेकिन ये मैं जरूर करूँ आपसे कि पिछले 5 सालों में या 10 साल में जो सरकार रही है, भयंकर भ्रष्टाचार रहा है यहाँ पे। और जो अधिकारी जिसका जहाँ बस चल रहा है वो लोगों को सता रहा है और पैसे ऐंठ रहा है। तो ये कुछ नहीं है, ये कहीं कहीं पर जो है लोगों को सताया गया है। कुछ लोग, ऐसे नहीं सब लोग हैं, हाँ, ऐसे कुछ अधिकारी जो हैं, कुछ हमारे जो है चाहे पुलिस के जो निचले स्तर के जो लोग हैं, वो जा रहे हैं, उनको एक मौका मिल गया लोगों से, हो सकता है कहीं कहीं पैसा वसूल करने का मौका मिल गया, हो सकता है कोई कारण रहे हों, या फिर ये हो सकता है कि किसी ने गलत से शिकायत कर दी, उसके आधार पर जो है काम कर दिया, जाने अनजाने काम कर दिया। लेकिन जिला अधिकारियों को, साथ में जो पुलिस के अधिकारी हैं, कप्तान हैं, एसपी या एसएसपी हैं, उनको क्लियर निर्देश दिए गए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी। मैंने अपने ज़िले के अंदर भी जब मैंने बैठक बुलाई थी अधिकारियों की, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई, हमने कहा इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके उपयोग के लिए ये हमारी जो बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, माताएँ हैं और जो बहू बेटियाँ हैं, इनकी हिफाजत के लिए ये बनाया गया है। दुरुपयोग नहीं होगा। कोई भाई बहन अगर जा रहे हैं तो ये इनके साथ कोई उत्पीड़न नहीं होगा। और अगर उत्पीड़न होता है तो जो अधिकारी या जो पुलिस का अधिकारी ऐसा काम करता है या कांस्टेबल ऐसा काम करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा चेतन जी, ये बताइए कि मोदी जी और योगी जी में समानता तो ये है कि दोनों लोग 18 घंटे से ऊपर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या समानता है? योगी जी को जब यहाँ लाया गया होगा तो क्या सोचा गया कि योगी जी को ही यहाँ क्यों लेके आए? देखिए, पहली बात तो मैंने योगी जी जो हैं बहुत पॉपुलर हैं उत्तर प्रदेश में, और वो पता चलता है अखबारों के माध्यम से ही नहीं पता चलता है, वो फेसबुक से भी पता चलता है। हाँ, कितने, क्योंकि मैं कभी कभी ज़्यादा मेरे पास तो समय होता नहीं है, इसीलिए लोग अब कुर्ता उनकी तरह पहनना शुरू कर दिए हैं, दिन भर गले में गमछा लटका के घूम रहे हैं, कह रहे हैं भाई भगवा गमछा वाले आ गए हैं, पुलिस वाले वहां उनको देख के कह रहे हैं भाई बंद करो, भागो यहाँ से, गमछा वाले लोग आ गए। ये भी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो सन्यासी हैं व्यक्ति, वो योगी हैं, तो उनका तो धर्म है वो गेरुआ कपड़े, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा किसी से कि आप गेरुआ कपड़े पहनिएगा। लेकिन ये ट्रेंड हो गया भाई, लोग फैशन के रूप में। अच्छी बात है, अगर ऐसा वो लोग अगर कर रहे हैं, कोई चीज अच्छी लग रही है और उनको लग रहा है कि उससे कुछ लोगों ने तो बाल भी मुड़ा लिए भाई योगी जी की तरह, भाई वो रोज अपना अब बड़े व्यक्ति हैं, स्ट्रांग व्यक्ति हैं, मजबूत व्यक्ति हैं, तो फॉलोइंग तो होगी ना उनकी, तो इसमें कोई बुराई मैं नहीं मानता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जो उनकी फॉलोइंग है उनकी तरह काम भी करें, उनकी तरह कर्म भी करें, ये मैं जरूर चाहूँगा। और मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे जो फैन फॉलोअर्स हैं उनके, कि उन्हीं के तरीके से, मैं नहीं कहता 18 घंटे काम करिए, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए जरूर काम करें। ये मैं जरूर निवेदन सबसे करूँगा। चेतन जरा आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे संघर्ष करके आप क्रिकेट में, आप बरेली के रहने वाले, और वहाँ इतना फेमस पतंग, वहाँ की इतनी फेमस, वहाँ का गाना
हैं, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में सभी हैं। और मैं समझता हूं कि आपको तो आपके समय का आसपास का ही रहा होगा ये गाना। देखिए मेरे पिताजी फौज में थे और मेजर रिटायर हुए, तो फौज में तो ट्रांसफ़र होता रहता था। मेरी जन्म बरेली में रहा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बरेली में नहीं रहा। जन्म में शायद 2 साल या 3 साल मैं जन्म के बाद वहाँ रहा, 3 साल या 3 साल। उसके बाद 1 साल में और बरेली रहा। मैंने 4th क्लास मैंने पास की थी। पिताजी जब रिटायर हो गए फिर उन्होंने दोबारा से फिर से, क्योंकि वो डॉक्टर थे, दोबारा क्लास 1 की नौकरी दोबारा रीजॉइन कर लिया था उन्होंने। एज ए सिविलियन मेडिकल ऑफिसर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, तो मेरा जन्म हुआ। लेकिन उसके बाद फिर आगरा चले गए, आगरा से बबीना चले गए, बबीना से अहमदनगर चले गए, फिर मैं मुरादाबाद आ गया पढ़ाई करने के लिए। 1 साल में रामपुर रहा, रामपुर में पढ़ाई की मैंने। तो जगह जगह घूमता रहा। लेकिन जो मेरी सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो पूना में हुई, क्योंकि पिताजी वहाँ पर नौकरी पे चले गए थे। फिर से मैं पूना में चला गया और वहाँ पे मैंने फिर अंग्रेजी मीडियम स्कूल से पास किया। कॉलेज भी मैंने पास किया। मेरे पास 2 डिग्री हैं, एक आर्ट्स की डिग्री है, कॉमर्स की डिग्री है, और वहीं से खेलता चला गया। पूना में बहुत साल, काफ़ी साल में पूना में रहा, क्योंकि मैं क्रिकेट में अच्छा कर रहा था, पढ़ाई में अच्छा कर रहा था, तो इसलिए मैं बच गया। मैं मराठी भी बहुत अच्छी बोलता हूँ, क्योंकि पूना में इतने साल रहा हूँ। और वहीं से मैं महाराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी खेला और फिर इंडिया के लिए भी मैं वहाँ खेला। लेकिन उसके बाद फिर मैं 1975 में दिल्ली आ गया। आपकी वाइफ कहाँ की है? वो भी उधर की है? मेरी बीवी तो दिल्ली की है। दिल्ली की रहने मैरिज की थी आपने? हाँ। तो सर, राजनीति में आपने बीजेपी कैसे ज्वाइन किया, ये जरा मुझे बताइए। देखिए, बीजेपी में आना कैसे हुआ? किसने आपको अप्रोच किया? आपने किसको अप्रोच किया? मैं ऐसी मैच में खेलते खेलते जो है एक कार्यक्रम में ऐसे ही कोई सोशल काम था, कार्यक्रम था, तो वसुंधरा राजे जी से मेरी भेंट हो गई। तो उन्होंने कहा कि चेतन इधर उधर क्यों घूमते रहते हो यार। और एक मुरादाबाद के मेजर जेपी सिंह थे, वो बाद में विधायक भी बन गए। तो बोले आओ एमपी का चुनाव आने, लोकसभा का चुनाव आने वाला था 1991 में, तो आप इधर आओ यार। और हो सकता है उन दिनों आंदोलन भी चल रहा था, अयोध्या का आंदोलन चल रहा था। तो बोले कि गवर्नमेंट बन जाएगी, केंद्र में गवर्नमेंट बन जाएगी, आप मंत्री बन जाओगे, तो अभी आप नौकरी करते हो, बाद में आप लोगों को नौकरी दोगे। तो ऐसे चलता रहा। फिर बस एकदम से मैंने कहा चलो ठीक है, लेट मी टेक अ प्लांच, चलो मैं कूदीन लगा देता हूँ, ठीक है। और फिर मेरे को ऑफर आ गया बीजेपी से कि आप एमपी का चुनाव लड़ लिएगा। तो मैं एमपी का चुनाव लड़ लिया। तो वसुंधरा जी की वजह से आप राजनीति में आए? नहीं, मैं कहूँगा वसुंधरा जी तो एक सहायक बन गए, कैटलिस्ट थी। कैटलिस्ट हो गई, वो तो कैटलिस्ट हो गए। लेकिन इलाका जो था, मेरे भाई और ये जो बड़े भाई और ये जो लोग थे, इनकी वजह से ही मैं राजनीति में आ गया। अमरोहा आपने इसीलिए चुना, भाइयों के प्रेरणा से? क्योंकि जिला अमरोहा जो था पहले जिला नहीं था, तो अमरोहा जो था वो मुरादाबाद में पड़ता था। और मैंने क्योंकि निर्णय जरा देर से लिया था, तो मैं अमरोहा सीट से ही लड़ना चाहता था। लेकिन क्योंकि अमरोहा, जब तक मैंने निर्णय लिया, क्योंकि मैंने टाइम लगाया सोचने के लिए, क्योंकि इतने आसान निर्णय नहीं उठे, क्योंकि मैं अगर बैंक में नौकरी करता रहता तो मैं बैंक में चेयरमैन बन जाता, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र वाला, बहुत कम उम्र का। जब आप सांसद थे तो कमेटी में रहे होंगे, चेयरमैन आपके पास आते रहे होंगे, ये भी तो था। अब इसका इतना बड़ा चेंज हो गया। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो लेकिन ऐसे निर्णय जो इतने आसान कठिन निर्णय होते हैं, आप एक प्रोफेशन में हो और जिंदगी भी बड़ी कठिन है सर, राजनीति इतनी आसान चीज नहीं है, बहुत है। लेकिन भगवान की कृपा से क्या है, मेरे में धैर्य बहुत। मैं ओपनिंग बैट्समैन था तो बड़ा धैर्य था मेरे पास। वो धैर्य जो है राजनीति में काम आ रहा है। ओपनिंग बैटिंग ने आपको राजनीति में सही तरीके से चलना सिखाया है। बिल्कुल। क्योंकि जी ने बहुत सारे नवरत्न ले आए हैं, बहुत सारे अफसर ले आए हैं जो अच्छा काम करने के लिए लाए गए हैं। आपको क्या लगता है कि अब सब कुछ सुचारू रूप से ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, कोशिश सरकार की यही है, माननीय योगी जी की भी, मंत्रिमंडल की भी, और बार बार वो यही कर रहे हैं। एक बात उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही उनसे, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, कि जो मंत्री हैं, आप 24 घंटे के सरकार के कर्मचारी हैं, 24 घंटे के, आप 12 घंटे के नहीं हैं। आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं कि जो 10 बजे आता है और 5 बजे या थोड़ा कोई ओवर टाइम करता है या ज़्यादा काम करता है, वो 7 बजे तक काम करता है। नहीं, आपकी ड्यूटी जो है वो 24 घंटे की है। बल्कि उन्होंने इतना तक निर्देश दिया है कि एक मोबाइल नंबर मेरे कार्यालय में ऐसा नंबर होना चाहिए जो 24 घंटे चले, जो आसान काम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो उन्होंने दी है, सब लोगों को दी है। आपको किसी और 2-3 बजे फोन आ गया हो कि भाई चेतन जी कहाँ हैं आप? नहीं, अभी तक तो नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा। तो मैं अब तो, क्योंकि मैं अब तो लैंडलाइन नंबर भी आ गए हैं, तो मोबाइल नंबर कई बार
जो है वो नहीं बंद भी मिलता है, अगर हो हाँ, जाता है, जी, नहीं जी। चलता है तो लैंडलाइन नंबर जो है चलता है, लेकिन एक एक नंबर जो है सबको जो दे वो उनको दे दिए गए हैं, जो नंबर जो है 24 घंटे चलते हैं। तो सरकार जो है काम करना चाहती है, मोदी जी काम करना चाहते हैं इस केंद्र में, माननीय योगी जी काम करना चाहते हैं प्रदेश में, और सारे मंत्री भी, मैं देख रहा हूँ मंत्री जो है क्योंकि जो ये समीक्षाएं बैठक होती है, प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, सब लोग बहुत रुचि ले रहे हैं उसमें। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। जैसा मैं अभी कह रहा था कि कल खेल मंत्रालय का प्रेजेंटेशन था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत रुचि ली है, और दूसरे जो उप मुख्यमंत्री थे वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने बड़ी रुचि ली, और बाकी मंत्रियों ने भी बड़ी रुचि ली खेल के अंदर। ये बड़ी बात है, यू नो। और इतना बड़ी जिम्मेदारी इतनी तक दे दी कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हम में से किसी को जानकारी नहीं है, आपको सब जानकारी है, आप प्रस्ताव बनाकर लेके आइए, हम उसको स्वीकृत करेंगे। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे ऊपर दी है, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए चेतन जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो सपने देखे हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। योगी जी की सरकार कई ऐसे नामचीन खिलाड़ियों को भेजेगी, पैदा करेगी, ले आएगी सबके सामने, जो मेडल जीतने का काम करेंगे। और हम ये उम्मीद करेंगे चेतन चौहान से कि जो वायदे संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खिलाड़ियों के लिए किए गए हैं, उत्तर प्रदेश के लिए किए गए हैं, वो इनकी सरकार की तरफ से पूरे किए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से चेतन चौहान ने हर सवालों के बेबाक जवाब दिए हैं, उससे लगता है कि वो इसको पूरा कर पाने में सफल होंगे। अगले सप्ताह हम किसी नई शख्सियत के साथ फिर से बातचीत करेंगे। तब तक देखते रहिए आप इंडिया न्यूज।